फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर आप सबका। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम किस तरीके से ट्रीट किया जाते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस देखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्लास 11 से जानते हैं। वो खर्चा जो कि हमने कुछ एडवांस में दे दिया है वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका कि भाई आपने सैलरी जो है वो 13 महीने की दे दी। साल में महीने कितने होते हैं? साल में महीने होते हैं जी 12। लेकिन अगर आपने 13 महीने की सैलरी दे दी मतलब 1 महीने की आपने एडवांस में दे दी है। इस प्रीपेड एस्पेक्ट को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग क्या है? पेड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल दिए थे इस साल के लिए, पैसा पिछले साल दिया गया था इस साल के लिए, तो खर्चा किस साल का है? इस साल का। तो जो भी खर्चा होगा उसके अंदर इस प्रीपेड को, बिगिनिंग वाले को हम प्लस कर लेते हैं। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड, तो पेड इन द करंट ईयर, इस साल दिए हैं किस साल के लिए? अगले साल के लिए दिए। पेमेंट इस साल हुई है लेकिन खर्चा अगले साल का है, तो इस साल का खर्चा तो नहीं है, तो जो अमाउंट पे कर दिया है उसमें से इस खर्चे को लेस कर देंगे। और इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस को, बिगिनिंग वाला प्लस एंड वाला लेस। आइए एग्जांपल देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के। केस 1 देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है और पेमेंट साइड में हमें सैलरी दे रखी है 1,50,000 रुपए। एडजस्टमेंट दे रखी है सैलरी इज पेड फॉर 15 मंथ्स। अब देखें इसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। सैलरी तो सिर्फ 12 महीने की होती है क्योंकि भाई खर्चा हमने इस साल सिर्फ 12 महीने का लेना है। तो 15 महीने की सैलरी दी है 1.5 लाख रुपए, तो मैंने लिखा टू सैलरी। सैलरी हमारे लिए खर्चा है तो मैंने यहां लिख दिया। अब निकालते हैं प्रीपेड कितना है। 3 महीने का प्रीपेड है, लेस प्रीपेड, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो ये प्रीपेड एट द एंड है, एट द एंड, और प्रीपेड एट द एंड लेस हो जाता है। 1.5 लाख रुपए 15 महीने के हैं तो 3 महीने के कितने हो जाएंगे? वो अमाउंट हो जाएगा 30,000। 30,000 यहां से लेस किया, ये आ गया 1,20,000। लेकिन प्रीपेड कितना है? 1,30,000। तो प्रीपेड को यहां लिखूंगा प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड मेरे लिए एसेट होता है इसलिए एसेट में लिखा, और इस तरीके से मुझे यहां ये प्रेजेंट करना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहीं पर अमाउंट जो है सैलरी का वो 15 महीने का दिया। जब 15 महीने का 15 वो 1,50,000 है तो 3 महीने का कितना हुआ उसके हिसाब से मैंने ये प्रीपेड का अमाउंट कैलकुलेट किया था। आइए केस सेकंड देखेंगे। सैलरी दे रखी है 1,20,000 रुपए। सैलरी फॉर 3 months इज प्रीपेड बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। सैलरी पर मंथ इज 10,000। तो जब 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे रखी है तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000। जो ऊपर जो अमाउंट दे रखा है एज इट इज यहां कॉपी कर लिया। अब 1 महीने की सैलरी 10,000, तो 3 महीने की प्रीपेड बिगिनिंग में भी है और 3 महीने की प्रीपेड एट द एंड में भी है। हमें मालूम है बिगिनिंग वाला प्रीपेड क्या हो जाता है बच्चों? लेस हो जाता है, क्योंकि वो खर्चा है जो आपने, बिगिनिंग वाला प्रीपेड हमारा ऐड हो जाता है और एट द एंड वाला लेस हो जाता है। प्रीपेड इन द बिगिनिंग, प्रीपेड एट द एंड। अब 3-3 महीने के हिसाब से अमाउंट 30,000 हो गया।
दोनों को प्लस माइनस किया 1,20,000 आ गया। इसको हम एक तरीके से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ है और इंटू 12 करके भी अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए इसको बैलेंस शीट में डालना सिखाता हूं। ओपनिंग वाली फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई प्रीपेड सैलरी की 30,000। इसी तरीके से क्लोजिंग वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर दी मैंने प्रीपेड सैलरी 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन्हें भी हम क्लास 11 से जानते हैं। वो खर्चे जो अब तक हमने नहीं दिए हैं, इस करंट ईयर के वो खर्चे जो अब तक हमने नहीं दिए हैं, तो वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आइए सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर स्टिल टू बी पेड आर कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो अभी भी देने बाकी हैं उन्हें आउटस्टैंडिंग कहेंगे, लेकिन देने बाकी किस हिसाब से? 12 महीने के पीरियड के हिसाब से देने बाकी है, इस अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देने बाकी है। एग्जाम्पल क्या है? सैलरी अब तक आपने सिर्फ 11 महीने की दी है। महीने होते कितने हैं? महीने होते नहीं 12, लेकिन सैलरी की पेमेंट सिर्फ आपने अब तक 11 महीने की करी है, तो जो 1 महीने की नहीं दी है वो 1 महीने की आउटस्टैंडिंग होगी। इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग का मतलब होता है कि ये खर्चा पिछले साल का है, एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, लेकिन दिया इस साल में है, उसकी पेमेंट इस साल में कर दी है। अब हमने पेड इन करंट ईयर कर दिया है, लेकिन क्योंकि खर्चा पिछले साल का है और इस साल दिया है, क्या इस साल का खर्चा है? नहीं, लेकिन दे दिया है, खर्चों में इंक्लूड कर दिया है, तो मैं इसे उसमें से लेस कर दूंगा। आइए अगले वाले को देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, ये वो खर्चा है जो हमने इस साल नहीं दिया, तो एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर इस साल नहीं दिया, हो सकता है अगले साल दे, तो पेड इन नेक्स्ट ईयर। तो ये जो खर्चा इस साल नहीं दिया है, क्या ये खर्चों का हिस्सा नहीं है? क्या ये खर्चों का पार्ट नहीं है? क्या ये करंट ईयर एक्सपेंडिचर नहीं है? हाँ जी है। अब जब है तो इसे हम खर्चे में प्लस करके इस साल के एक्सपेंस में इसे शो करेंगे। तो फाइनली इसी तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। सबसे पहले केस 1 है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी का अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीज, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने की सैलरी दी है। अब महीने तो साल में 12 होते हैं, आपने अगर 10 महीने का खर्चा दिया है, इसका मतलब 2 महीने का बाकी है। सारे के सारे खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, तो मैंने सैलरी को वही लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 1 लाख। अब 10 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 2 महीने की कितनी होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड 1 लाख रुपए 10 महीने के हैं, तो 2 महीने के कितने हो गए? 2 महीने के निकल गए 20,000 रुपए। क्योंकि ये एडजस्टमेंट का संग कोई डेट मेंशन नहीं है, तो ये इस साल की ही मानी जाएगी, क्योंकि इसी साल के हिसाब से दे रखी है। ये वैल्यू आ गई टोटल 1,20,000। अभी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड था, इसको मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से शो कर देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। आइए केस नंबर 2 देखेंगे। इस केस में सैलरी की अमाउंट दे रखी है 1,20,000 रुपए और सैलरी फॉर 2 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, शुरुआत में भी और एट द एंड में भी। सैलरी पर मंथ इज 10,000। अगर 2 महीने की देनी बाकी है, तो जितनी आपने दे दी सबसे पहले मैं उसे खर्चों में लिखूंगा टू सैलरी 1,20,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है वो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगनिंग वाली, और प्लस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वाली। अब बिगनिंग वाली है कितनी? 1 महीने की 10,000, तो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो 20,000 माइनस हो गए और 20,000 ही
प्लस हो गए, टोटल अमाउंट 1,20,000 ही आया। आइए आगे चलते हैं। अब देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस शीट्स में कैसे डालेंगे। जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, और जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर दिया। आइए एक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट को समझते हैं। एक्रूड इनकम को हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड भी कहते हैं। वो इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन अब तक मिली नहीं। एक्रूड इनकम की डेफिनेशन होती है द इनकम विच वी हैव अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जो इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। कमा ली है तो एसेट हो गया। एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड फॉर 10 मंथ्स। हमने अपनी कोई जगह किराए पे दे रखी है, उसका हमें अब तक किराया सिर्फ 10 महीने का मिला है, तो जो 2 महीने का नहीं मिला वो एक्रूड है। उस 2 महीने की बात की जा रही है, बाकी 10 महीने की बात नहीं की जा रही। इसको हम 2 हिसाब से पढ़ेंगे, एक्रूड इनकम इन द बिगिनिंग और एक्रूड इनकम एट द एंड। एक्रूड इनकम इन द बिगिनिंग का मतलब हुआ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। पिछले साल नहीं मिली थी, इस साल मिल गई होगी, तो इनकम किस साल की है? पिछले साल की। लेकिन इस साल मिल चुकी है, हमारे इनकम के अंदर इंक्लूड है, तो हम उसे लेस कर देंगे। एक्रूड इनकम एट द एंड, जो इस साल के आखिरी में नहीं मिली। इनकम ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। इस साल नहीं मिली लेकिन अगले साल मिल जाएगी। लेकिन इनकम किस साल की है? इस साल की। क्योंकि इनकम इस साल की है तो हम उसे एक्रूड के नाम से प्लस कर लेंगे। आइए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि एक्रूड इनकम इन द बिगिनिंग है तो वो इनकम किस साल की हो गई? वो इनकम हो गई जी पिछले साल की, लेकिन मिली किस साल है? इस साल, तो लेस कर दी। और एक्रूड इनकम एट द एंड क्या हो गया? ये वो इनकम है जो इस साल आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। क्योंकि आई नहीं है तो इनकम का पार्ट है, इसलिए हम इसको प्लस कर लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एक्रूड इनकम देखेंगे। पहला केस है रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में टू रेंट लिखा है, मतलब ये रेंट हमें मिल चुका है। रेंट फॉर 2 months स्टिल टू बी रिसीव्ड। 2 महीने का किराया अभी भी मिलना बाकी है। तो जो इनकम हमें मिल चुकी है, सबसे पहले उसको लिखूंगा इनकम साइड, बाय साइड होती है। मैंने लिखा बाय रेंट ₹2 लाख। 2 महीने का नहीं मिला, मतलब 10 महीने का मिल गया। अब जब 10 महीने का 2 लाख 10 महीने का है तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? वो मेरा मुझे मिलना बाकी है। तो और जो इनकम मुझे मिलनी बाकी होती है हम उसे कहते हैं एक्रूड रेंट। क्योंकि ये इस साल का है तो ये एक्रूड रेंट एट द एंड हो गया। और एक्रूड रेंट एट द एंड क्या होता है? हमेशा ये वो इनकम होती है जो इस साल नहीं आई, तो आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे इनकम में प्लस कर लिया। ये वैल्यू यहां मैंने कैलकुलेट करी, ये अमाउंट आ गया 40,000। दोनों को प्लस किया, 2,40,000 टोटल इनकम आ गई। अब एक्रूड रेंट मेरे लिए एसेट है। एक्रूड रेंट 40,000। आइए सेकंड केस देखेंगे। लिखा है टू रेंट 1,20,000। जितना वहां लिखा है एज इट इज यहां कॉपी कर दूंगा। टू रेंट 1,20,000। एक्रूड रेंट इन द बिगनिंग, ये वो इनकम है जो पिछले साल आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, इस साल आ गई है। तो इस साल की इनकम तो नहीं है, तो एक्रूड रेंट बिगनिंग वाला लेस कर दिया। अमाउंट है 7,000 और प्लस कर दिया एक्रूड रेंट एट द एंड वाला 12,000। दोनों को प्लस कर लिया 1,25,000। इस तरीके से हमने इसे प्रेजेंट किया। आइए बैलेंस शीट में इनका इफेक्ट देखेंगे। एक्रूड रेंट बिगनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,000 और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड रेंट 12,000।
आइए अनएक्रूड इनकम की बात करेंगे। अनएक्रूड इनकम को हम क्लास 11 से जानते हैं। इसे हम इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम विच वी हैव नॉट अर्न बट रिसीव्ड इज कॉल्ड एज अनएक्रूड इनकम। वो इनकम जो हमें अब तक मिल तो चुकी है लेकिन कमाई नहीं है, मिल चुकी है कमाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपना कोई हिस्सा, बिल्डिंग का कोई हिस्सा किराए पर दे रखा है और किराएदार ने हमें 15 महीने का किराया दे दिया, लेकिन साल में कितना महीने होते हैं, साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं। जो 3 महीने का उसने फालतू दे दिया वो अब तक कमाया नहीं है लेकिन मिल गया है। तो जो 3 महीने का अमाउंट है उतना ही अमाउंट हमारा अनएक्रूड रेंट कहलाएगा। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, बिगनिंग की फिगर और क्लोजिंग की फिगर। अनएक्रूड इनकम एट द बिगनिंग एंड अनएक्रूड इनकम एट द एंड। अनएक्रूड इनकम एट द बिगनिंग का मतलब होता है इनकम ऑफ द करंट ईयर, इस साल की इनकम है लेकिन मिली कब है, पिछले साल, क्योंकि इस साल की इनकम है तो प्लस कर लूंगा। ऐसे ही अनएक्रूड इनकम एट द एंड, इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की इनकम है लेकिन मिली कब है, इस साल में, लेकिन इनकम किस साल की है, अगले साल की, क्योंकि इनकम अगले साल की है और इस साल हमने रिसीव कर ली है तो इनकम इस साल की नहीं है तो लेस कर दिया मैंने, ताकि करंट ईयर की इनकम को कैलकुलेट किया जा सके। अनएक्रूड का एग्जांपल देखते हैं। केस पहला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और रेंट रिसिप्ट साइड में लिखा है 1 लाख रुपए। रेंट ऑफ ₹10,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। 10,000 रुपए अगले साल के लिए मिल गए। अगले साल के लिए मिल गए तो इस साल के तो है नहीं, तो सबसे पहले इनकम साइड बाय साइड में होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, वहां लिखूंगा बाय रेंट। टोटल अमाउंट कितना आया है, 1 लाख रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए अगले साल को बिलोंग करते हैं, तो लेस अनएक्रूड रेंट 10,000। ये अमाउंट यहां लेस करके बाकी को आउटर कॉलम में डाल दिया। जितना अनएक्रूड है उतनी मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। अनएक्रूड को मैंने यहां शो कर देना है। अनएक्रूड रेंट 10,000। आइए केस नंबर सेकंड देखेंगे। रेंट मुझे दे रखा है 20,000 रुपए रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो जितना रेंट दे रखा है सबसे पहले तो बाय रेंट करते हुए उसे लिख लेता हूं 20,000। इसके बाद रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, पिछले साल जो पैसा बिगनिंग में आ गया था वो इस साल के लिए आया होगा तो इसे प्लस कर लूंगा। अनअक्रूड रेंट बिगनिंग वाला अमाउंट है 2,000 लेस अनअक्रूड रेंट एट द एंड वाला अमाउंट है 5,000। इनको प्लस माइनस कर लिया, अमाउंट आ गया 17,000। अब ओपनिंग वाला अनअक्रूड ओपनिंग में डाल दिया। अनअक्रूड रेंट 2,000। अनअक्रूड मेरे लिए लायबिलिटी होती है और क्लोजिंग वाला एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया 5,000।